चैप्टर 10 मेजरली डिस्कस करता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, जिसमें आपके अलग अलग तरीके रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए अलग तरीके, अंडरस्टैंड करना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है, बेंचमार्किंग और पीयर ग्रुप एनालिसिस की इंपॉर्टेंस, जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करनी है इन्वेस्टर को पीएमएस ने, और गिब्स स्टैंडर्ड्स, सो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स की बात करें। दिस इज मोर कैलकुलेटिव इन नेचर, तो एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे इस चैप्टर में। अच्छा, अगर हम आपने देखा होगा, अगर क्लाइंट से कोई डिस्कशन होता है, ज्यादातर ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि रिटर्न पे फोकस करते हैं, बट बेस्ट आई मीन प्रॉपर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये है कि ना सिर्फ रिटर्न बल्कि रिस्क का भी रिकॉग्निशन हो किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। तो बहुत सारे मेजर्स हैं रिटर्न में भी, जैसे आपका है ग्रॉस या नेट रिटर्न। ग्रॉस रिटर्न मतलब अगर कोई जो फीस कमीशन और एक्सपेंसेस के साथ जो है, मतलब उसमें से माइनस नहीं हुआ है, तो वो ग्रॉस रिटर्न। अगर ये फीस एक्सपेंसेस कमीशन माइनस हो गई है रिटर्न में से, वो हो गया नेट रिटर्न। इसके अलावा प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न है, मतलब टैक्सेस के पहले वाला रिटर्न, टैक्स देने के पहले वाला जो रिटर्न आया है, और टैक्स देने के बाद क्या रिटर्न रहा है, वो वाला रिटर्न। एनुअलाइजिंग रिटर्न्स मतलब जो कंपाउंडेड एवरेज एनुअल रिटर्न होता है, वो एनुअलाइज होना चाहिए। जो एक साल के बाद के रिटर्न है जनरली एनुअलाइज रहते हैं। देन यू हैव ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर कुछ नहीं है, जो पोर्टफोलियो और जो टारगेट बेंचमार्क है उस पोर्टफोलियो का, उसके रिटर्न में जो डिफरेंस है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, उसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। ट्रैकिंग एरर एक्चुअली जितना कम हो उतना अच्छा है। जितना कम हो उसका मतलब ये है कि जो पोर्टफोलियो है वो बेंचमार्क को बेटर ट्रैक कर पा रहा है, उतना डिविएशन नहीं है पोर्टफोलियो का अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। अगर ज्यादा है ट्रैकिंग एरर, इसका मतलब ज्यादा डिविएशन है, बेंचमार्क को अच्छे से नहीं फॉलो कर पा रहा है पोर्टफोलियो अगर ट्रैकिंग एरर था। दैट इज व्हाट इट मींस। एंड यू हैव होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब इसको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न भी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होल्डिंग, अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रिटर्न क्या है, इसका फॉर्मूला रहता है, दैट इज इनकम प्लस एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू। सिंपल है, एंडिंग वैल्यू को बिगिनिंग वैल्यू से माइनस कर देंगे, उसमें अगर उस टाइम पीरियड, उस होल्डिंग पीरियड में कोई और इनकम भी आई, जैसे डिविडेंड वगैरह भी आई, उसको भी ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बिगिनिंग वैल्यू से। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी और 20,000 का 1,20,000 हो गई होल्डिंग पीरियड के अंत में, और उसके अंदर 5,000 की डिविडेंड इनकम भी आई है, तो 20,000 हमारी टोटल 1,20,000 की एंडिंग वैल्यू है, माइनस इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,00,000, तो हुआ 20,000, प्लस 5,000 डिविडेंड इनकम 25,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000, दैट इज 25%। तो ऐसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। व्हाई आई एम यूजिंग होल्डिंग पीरियड रिटर्न, बिकॉज बाकी बाकी मनी वेटेड रिटर्न और टाइम वेटेड रिटर्न में होल्डिंग पीरियड रिटर्न की कैलकुलेशन रहती है। ओके, सो वी शुड नो दिस। इसके अलावा कैश ट्रैक एडजस्टेड होता है। जनरली जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जरूरी नहीं है 100% जो पोर्टफोलियो जो पैसा है वो डिप्लॉय हो गया है, हो सकता है कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विड में भी है। तो इट्स अ बैड प्रैक्टिस कि लिक्विड वाले पोर्शन का रिटर्न नहीं लिया और सिर्फ जो इन्वेस्टेड है अमाउंट उसके हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट कर दिया है, तो उसमें जो सुपरफिशियल रिटर्न्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर ने लेट्स से 75 लाख इक्विटी में इन्वेस्ट किया और 25 लाख अभी लिक्विड में रखा है, वेटिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटी, लेट्स से फॉर XYZ रीजन, एनी रीजन। तो लेट्स से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब वो इन्वेस्टेड रहा, तो इक्विटी में जो 75 लाख लगाए थे उसमें 7.5 लाख रिटर्न आया, और जो लिक्विड में 25 लाख रुपए लगाए थे उसमें 4% रिटर्न आया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी थी? अगर कैश लिक्विड को इग्नोर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं कैश ट्रैक, अगर कैश ट्रैक होगा तो रिटर्न कैसे निकालेंगे? जो रिटर्न आया इक्विटी का 7.5 लाख डिवाइड बाई इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट किया, 75 लाख, 10% आ गया। तो अगर जो रिटर्न इक्विटी का है उसमें सिर्फ इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करी, बल्कि क्लाइंट ने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़, लेकिन सिर्फ इक्विटी की इन्वेस्टमेंट करी, उसका रिटर्न लिया, और जो
लिक्विड में रखा है या कैश में जो रखा हुआ है पैसा, उसका रिटर्न मिल गया तो उसको कैश ड्रैग बोलते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो कैश ड्रैग एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो इक्विटी रिटर्न आया है प्लस जो लिक्विड में रिटर्न आया उसको ऐड करेंगे तो आपका 75 लाख पे 7.5 लाख का रिटर्न आया, प्लस 25 लाख पे 4% का रिटर्न आया, 1 लाख उधर आया, 7.5 इधर आया, तो 8,50,000 का रिटर्न आया है। तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट होगा 8,50,000 डिवाइड बाई 1 करोड़, जो कि 8.5% है। तो ये कैश ड्रैग, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं मनी वेटेड रिटर्न की। ओके, मनी वेटेड रिटर्न जनरली क्या रिटर्न होता है, मतलब अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग टाइम पे मनी इन्वेस्ट हो रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड पे, तो वो मनी पे वेट होता है, उसका रिटर्न कैसे निकालते हैं, उसकी कैलकुलेशन। लेट्स से किसी इन्वेस्टर ने 75,000 इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो में और हर साल की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करी, टोटल इन्वेस्टमेंट करी 75,000 और हर साल में अलग अलग रिटर्न आया। ओके, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो लेट्स लुक एट दिस साइड ऑफ द टेबल। ओके, तो 2015, 16, 17, 18, 19 में इन्वेस्ट किया, हर साल की शुरुआत में अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया, टोटल 75,000 रुपए इन्वेस्ट किया और हर साल का रिटर्न अलग अलग है। तो इसके बेसिस पे मनी वेटेड रिटर्न कैसे निकालेंगे, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर ईयर के वो होने चाहिए। तो ये कंट्रीब्यूशन है और उस साल में क्या क्या रिटर्न रहा है, अलग अलग साल में क्या क्या रिटर्न रहा है, वो डिटेल रहना चाहिए। अब आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले साल में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 5% नेगेटिव रिटर्न आया तो 250 रुपए नेगेटिव हो गया। 5,000 में 250 माइनस किए तो बिगिनिंग पीरियड में 5,000 थे, 250 माइनस किए 4,750 बचे। दूसरे साल में 4,750 कैरी फॉरवर्ड हुआ, प्लस 10,000 क्लाइंट ने ऑल इन्वेस्ट किया, तो 14,750 रुपए इन्वेस्ट किया। उस पे 15%, 15.20% नेगेटिव रिटर्न आया, तो 14,750 पे हम 15.20% नेगेटिव रिटर्न लगाएंगे, 2,242 हुआ, वो नेगेटिव रिटर्न रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट शुरू में 14,750 थी, उसमें 2,242 माइनस किया, 12,508 बचा। तीसरे साल में 12,508 कैरी फॉरवर्ड हुआ, प्लस 15,000 इन्वेस्ट हुआ। ऐसे करके हमने सब पोर्टफोलियो हर साल के अंत में क्या क्या वैल्यू थी वो कैलकुलेट कर लिया। तो अब कैसे निकालेंगे कि रिटर्न कैसे हुआ, तो एक्चुअल में जो मनी वेटेड रिटर्न है उसका फॉर्मूला ये रहता है कि फर्स्ट ईयर की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद हर ईयर की इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1+R। तो पहला साल, दूसरा साल, ये एक्चुअल फॉर्मूला है मनी वेटेड रिटर्न का। इसमें आर को कैलकुलेट करना होता है। सिंपल, इसमें आपको जो सिंपल कैलकुलेशन है वो मैं इधर बता रही हूँ आपको, बट मनी वेटेड रिटर्न का रिटर्न हम इसको IRR में बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो यू कैन यूज एक्सेल, आपको एक्सेल प्रोवाइडेड रहती है, आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, उसमें आप IRR डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 15.15%। ओके, तो मनी वेटेड रिटर्न क्या है एक्चुअली, लेकिन इसके सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। अब क्लाइंट ने 75,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 15% रिटर्न आया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं कि 25,000 पहले साल में, फिर 20,000 दूसरे साल में, फिर 15,000 तीसरे साल में, फिर 10,000 चौथे साल में और 5,000 पांचवें साल में, अगर मैं जो कैश इन क्लाइंट ने डाला है उसको मैं उल्टा कर दूं और उसके बाद मनी वेटेड रिटर्न निकालूंगी, तो ये रिटर्न 10.21% आएगा। तो क्या हो रहा है, इसका ड्रॉबैक ये है कि क्लाइंट ने 75,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो इसका एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मैंने वो मनी को अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट में डाला तो उसकी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। तो ये जो ड्रॉबैक है, इसकी वजह से IRR इट्स नॉट दैट मच। तो ये सिंपल ये कैलकुलेट जनरली नहीं करते, दैट्स व्हाई TWRR इज कैलकुलेटेड। तो जो टाइमिंग है कैश फ्लो की, उससे इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए मुझे मेरे रिटर्न में। ओके, उसके लिए TWRR कैलकुलेट होगा। इवन गिफ्ट्स में, एज आई डिस्कस, एज पर गिफ्ट्स TWRR ही
आपका कैलकुलेट होता है, वही प्रेजेंट होता है एज पर गिव्स। सो TWRR क्या है? टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है। इसमें जो कैश फ्लोज जो भी आए हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, टाइमिंग जो है कैश फ्लो की उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा रिटर्न। ओके, सो ये कंपाउंडेड रिटर्न है ओवर स्टेटेड पीरियड। और हर बार जब एक्सटर्नल कैश फ्लो होता है उसके पहले का रिटर्न कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए TWR। सो लेट्स से सेम एग्जांपल लेते हैं। तो क्लाइंट ने अलग अलग साल में इन्वेस्ट किया और ये अमाउंट इन्वेस्ट किया। साल के अंत में ये सारी वैल्यूज थी, आपने कैलकुलेट कर ली थी मनी वैल्यू रिटर्न से। फिर आपने आपके पास अगर आपके पास ये एंडिंग वैल्यू है तो भी आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? हर साल का रिटर्न होना चाहिए फॉर दैट। तो इनको सब पीरियड्स बोलते हैं। ओके, सब पीरियड रिटर्न आपके पास होना चाहिए। तो आफ्टर ये सब पीरियड रिटर्न है आपके पास हर साल का, उसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले स्टेप में आपने हर साल का रिटर्न कैलकुलेट कर दिया, तो बहुत आसान है राइट। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और साल के अंत में कितना था, वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न से कैलकुलेट हो गया, HPR से। सेकेंड स्टेप क्या है? इन सब पीरियड रिटर्न को लिंक करना है आपस में, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ रिलेटिव। हो सकता है आपके पास ऐसे क्वेश्चन इसमें वेल्थ रिलेटिव पहले से दिया हुआ है, तो यू शुड नो व्हाट इज वेल्थ रिलेटिव, और आपको सीधे कैलकुलेट करना है। आपको ये सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ वेल्थ रिलेटिव दिया है, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो 5 सब पीरियड रिटर्न को कैसे वेल्थ रिलेटिव के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। सो वेल्थ रिलेटिव क्या है? एक यूनिट मनी का एंडिंग वैल्यू है। 1 यूनिट ऑफ मनी, एक यूनिट पैसे के, एक यूनिट का एंडिंग वैल्यू है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2015 में 5% नेगेटिव रिटर्न था, तो -0.05 डेसिमल पॉइंट्स में लिखेंगे परसेंटेज। 2016 में 15%, 15.20। इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे तो आप आएगा 0.1520 माइनस में। ऐसे आप सब लिख लीजिए। उसके बाद इसमें 1 ऐड कीजिए, 1+R कर दीजिए इसको। सो 1 प्लस ब्रैकेट में -0.05 कितना हो, 1 माइनस R हो गया। 1 माइनस 0.05 बिकॉज माइनस है यहाँ पर, रिटर्न नेगेटिव है। 1 माइनस 0.05 हुआ 0.9500। दूसरा साल हुआ 1 माइनस 0.152, 0.8480। तीसरे साल में देखो आप नेगेटिव रिटर्न नहीं है, तो 1+R करेंगे तो 1.0181 सीधा 0810 आना सीधे। सो आई होप दिस इज क्लियर कि वेल्थ रिलेटिव कैसे निकालना है। तो हो सकता है आपको वेल्थ रिलेटिव सारे सब पीरियड्स का दिया हुआ है, तो सारे सब पीरियड्स का वेल्थ रिलेटिव निकाल लिया। आफ्टर दैट वेल्थ रिलेटिव निकालने के बाद आपको क्या करना है? सिर्फ उसे क्यूमुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, कैसे? यू जस्ट मल्टीप्लाई 0.95, 0.8480 मल्टीप्लाई बाय 1.0810 मल्टीप्लाई 1.3075 मल्टीप्लाई 1.1765। ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको आएगा 1.3396। ओके, ये आ गया आपका क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव। ओके, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव। नाउ व्हाट इज दिस क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव? ये बता रहा है 1 रुपया 5 साल में बढ़कर के 1.3396 हो गया। 1 यूनिट ऑफ मनी जिसको 1 रुपया बोलेंगे, वो 1 रुपया बढ़ के 1.3396 हो गया। ओके, वो ये बता रहे हैं। तो टाइम वेटेड रिटर्न कैसे निकालेंगे? ये जो क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव है, रेस टू पावर 1/5, कितने टाइम पीरियड है? 5 सब पीरियड है, तो रेस टू पावर 1/5 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से -1 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 6.021%। आई होप मेरे साथ साथ आपने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। तो प्लीज लुक एट दिस स्टेप अगेन। वेल्थ रिलेटिव निकालने के बाद उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्यूमुलेटिव वेल्थ रिलेटिव आता है, उसका रेस टू पावर, तो जितने टाइम पीरियड है, सब पीरियड्स है, 1/5। अगर 3 सब पीरियड होते हैं 1/3 करते हैं, अगर 10 सब पीरियड होते हैं 1/10 करते हैं। तो 1.3396 रेस टू पावर 1/5 ये कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उससे 1 माइनस करेंगे। ओके, तो जो आएगा दैट इज, सो इसमें आया होगा आपका, जब कैलकुलेट किया होगा आपने, तो आपका आंसर होगा 0.06021। उसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 6.021% आएगा। ओके,
एक्चुअली जो ज्योमेट्रिक रिटर्न कैलकुलेट होता है वही टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक रिटर्न और ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न में डिफरेंस देखते हैं। लेट्स से आपके पास दो पोर्टफोलियो की चॉइसेस हैं, आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। पहले ऑप्शन में जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है उसमें पहले साल का रिटर्न -50% है, दूसरे साल का रिटर्न +100% है। ओके, पहला ऑप्शन है जिसमें जो रिटर्न रहा है पिछले 2 साल का, पहले साल में -50%, दूसरे साल में +100% रिटर्न। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसमें उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पहले साल 10% रिटर्न रहा, दूसरे साल 10% रिटर्न रहा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, अपने अपने लिए क्या सजेस्ट करेंगे, पोर्टफोलियो ए या पोर्टफोलियो बी? ए पोर्टफोलियो में -50% पहला साल का रिटर्न है, दूसरे साल का रिटर्न +100% है, और दूसरा पोर्टफोलियो बी है जिसमें दोनों साल 10-10% का रिटर्न है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट, पोर्टफोलियो ए या पोर्टफोलियो बी? तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स कैलकुलेट एवरेज रिटर्न। जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, जिसको अरिथमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। अगर एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, ओके, इस केस में पहले ऑप्शन में -50% पहला साल, दूसरा साल +100%, तो -50 +100 डिवाइड बाई 2, 25। अगर एवरेज अरिथमेटिक एवरेज किया तो पहले ऑप्शन का अरिथमेटिक एवरेज रिटर्न आ रहा है 25%। दूसरे ऑप्शन का एवरेज करेंगे 10% +10% डिवाइड बाई 2, विच इज 10%। अरिथमेटिक एवरेज किया तो आपका रिटर्न ये है। तो आई थिंक जो लोग पोर्टफोलियो ए बोल रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ दिस एवरेज रिटर्न, कि मैंने एवरेज किया रिटर्न के हिसाब से और 25% डाला। लेकिन जब आप देखेंगे 2 साल के बाद 1 लाख रुपया कितना हुआ है, पहले ऑप्शन में 1 लाख रुपया 1 लाख ही रहा 2 साल के बाद, दूसरे ऑप्शन में 1 लाख रुपया 1,21,000 रुपये। तो अरिथमेटिक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप सिंपल एवरेज कर देंगे तो वो एवरेज तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पोर्टफोलियो में एक्चुअल इम्पैक्ट क्या हुआ है वो नहीं बता। उसको उसको अगर चेंज करना है, उसको सही से चेक करना है, मुझे सही चेक करना है कि कौन सा पोर्टफोलियो में लूं बेस्ड ऑन जो एक्चुअल इम्पैक्ट हुआ है पोर्टफोलियो में। आई विल कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न। जैसे हमने ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न पहले जो मनी जो हमने मल्टीपल कैलकुलेट किया था उसी के हिसाब से होता है, वेल्थ रिलेटेड। सो 1+r मल्टीप्लाइड बाय 1+r। तो r मतलब जो भी रिटर्न है, तो पहले साल का रिटर्न है 50% नेगेटिव, 1+r, तो ये माइनस है, 1 माइनस हो गया, 1 माइनस 0.50 है। 1+r2 सेकेंड ईयर का, 1+1.00, so 2.02, so this is 2%, right? 1 point, so this is इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेस टू पावर कितने टाइम पीरियड है, 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज रेस टू पावर 1/2। जो आंसर आएगा उससे 1 से माइनस करेंगे, आपका एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न आया 0, जो आपको सही में बता रहा है कि 1 लाख रुपया 1 लाख ही रहा, कोई रिटर्न नहीं है। ओके, आई होप यू कैन कैलकुलेट दैट। सो प्लीज आप साथ साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें 10% और 10% रिटर्न है, 1+10%, 1+10%, सो 1.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.10, उन दोनों का जो मल्टीपल है रेस टू पावर 1/2, जो आंसर आया उसको 1 से माइनस करेंगे 10%। सो एक्चुअल में आपका ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट दिखाता है। दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर यू कैन लुक एट एवरेज रिटर्न, लेकिन आफ्टर जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वी शुड ऑलवेज लुक एट ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न। ये डिफरेंस है जो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। लेट्स मूव अहेड। एक जो एनआईएसएम की बुक है उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है मनी टर्म्स में, यू कैन यूज दैट एग्जांपल अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के लिए।
पोस्ट टैक्स रिटर्न, अगर क्लाइंट किसी इंडिविजुअल का 5% प्री टैक्स रिटर्न है, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और कैपिटल गेन 15% है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना होगा, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज प्री टैक्स रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो प्री टैक्स रिटर्न है 5%, टैक्स रेट है 15%। आप उसको फॉर्मूले में इनपुट करेंगे तो आपको 4.25% आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट इसमें जो स्क्रीन पे लिखा है वो सीधे परसेंटेज टर्म्स में लिखा है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके, परसेंटेज पॉइंट को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो फटाफट आंसर आएगा। जैसे 5% को आप 0.05 लिखेंगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाता है। ओके, सो 1 माइनस 0.15 होगा, तो 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, ऐसे करके करते हैं। 0.0425 आएगा, उसको परसेंटेज पॉइंट में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CAGR की। अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मल्टीपल टाइम पीरियड है, उसमें कंपाउंडिंग के बाद रिटर्न, एनुअल कंपाउंडिंग कैलकुलेट करनी है, दैट इज CAGR। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, जो इसमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है आपको, पूरे टाइम पीरियड के बाद जो फाइनल वैल्यू क्या है, ए दैट इज क्लोजिंग वेल्थ, और इनिशियली आपने कितना इन्वेस्ट किया था या ओपनिंग वेल्थ क्या है, उसको डिवाइड करना है रेज टू पावर 1/t, दैट इज टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, -1। सेम फॉर्मूला है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,33,961 हो गई 5 साल में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल वैल्यू 1,33,961 डिवाइडेड बाई बिगिनिंग वैल्यू 1 लाख, 1 लाख रेज टू पावर 5 साल, तो 1/5। जो नंबर आया उसमें से 1 माइनस करेंगे और आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका CAGR रिटर्न है। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी बहुत सिंपल है। एनुलाइजिंग रिटर्न, लेट्स से आपका पोर्टफोलियो के पिछले 3 साल के रिटर्न्स है 15.5%, 9.50% माइनस 6.90%। तो इसमें आप सिंपल, जैसे आपने पहले वाले उसमें कैलकुलेट किया था वेल्थ रिलेटिव, ऐसे वेल्थ रिलेटिव कैलकुलेट कर लीजिए। सो 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.155, दैट इज 1.155, 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.0950, तो 1 प्लस आर इसमें माइनस हो गया, तो 1 माइनस 0.0690, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वेल्थ रिलेटिव आ गया। उसको रेज टू पावर कितने साल का है, रेज टू पावर 1/3 हो गया। जो आंसर आया उसमें से 1 माइनस किया तो आपका रिटर्न आ गया 5.59%। दिस इज योर एनुअलाइजिंग रिटर्न। नाउ बात करते हैं अल्फा बीटा रिटर्न की। ओके, अब हम बात करते हैं अल्फा बीटा रिटर्न की। नाउ देयर इज अ थ्योरी जिसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, ये मोस्ट पॉपुलर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है जिसका यूज होता है। इसमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक और होता है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो रिस्क होता है उसके कंपोनेंट, दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई आप नहीं कर सकते। किस तरह का रिस्क है वो? इस तरह का रिस्क है जो सारी तरह की इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है, जैसे आपको करेंसी का रिस्क है, या इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, या कमोडिटी स्पेसिफिक उसका रिस्क है। तो इस तरह का जो पर्टिकुलर रिस्क है जो सारे इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है, उसको सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, उसको मार्केट रिस्क भी बोलते हैं। वो डाइवर्सिफाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरे तरह का रिस्क होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क अगर होता है उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। और ये डाइवर्सिफाई कर सकते हो आप, एक पर्टिकुलर सेक्टर में रिस्क ज्यादा है, वो रिस्क कैलकुलेट करके कौन से सेक्टर के थ्रू मैं डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ, उधर दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर दिया तो वो डाइवर्सिफाई कर दिया और उस रिस्क को जीरो कर दिया। ओके, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क मैं डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ, जीरो कर सकती हूँ, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क में जीरो नहीं कर सकती हूँ। तो इस मॉडल में नॉन डाइवर्सिफाइड मार्केट रिस्क होता है। ओके, तो आपको मैं फॉर्मूला दिखाती हूँ। सो रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला ये रहता है, रिक्वायर्ड रिटर्न जो होता है किसी क्लाइंट का इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम, बोलते हैं बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो RF क्या है आपका? रिस्क फ्री रेट है, बीटा सिक्योरिटी का है,
बीटा है। बीटा जो हमने पहले भी देखा था, राइट? बीटा इज हाउ दैट पर्टिकुलर कितनी एक पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा वर्सेस बेंचमार्क रहता है, तो कितना आपकी सेंसिटिविटी है बेंचमार्क से रिलेटेड, वो दैट इज बीटा। बीटा इज जनरली अ मार्केट रिस्क व्हिच आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट। सिस्टमैटिक रिस्क इज बीटा व्हिच इज मार्केट रिस्क, जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, आप कुछ भी करेंगे डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते ना। तो बीटा हो गया आपका सिक्योरिटी का या पोर्टफोलियो का। रिस्क फ्री रिटर्न आपका किसी पर्टिकुलर ट्रेजरी का या किसी बॉन्ड का हो गया। आरएम जो हो गया वो आपका मार्केट पोर्टफोलियो हो गया, उसका रिटर्न हो गया। और आरएफ रिस्क फ्री रिटर्न। सो लेट्स से पोर्टफोलियो ने 25% रिटर्न जनरेट किया है, मार्केट बेंचमार्क ने उसी टाइम पीरियड में 15% रिटर्न जनरेट किया है, पोर्टफोलियो का बीटा 1.5 है, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 5% है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो इसमें बीटा रिटर्न निकालेंगे। सो बीटा रिटर्न क्या है? ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, दैट इज बीटा रिटर्न। सो यू हैव बीटा मल्टीप्लाइड बाय आर एम माइनस आर एफ। बीटा 1.5 है, आर एफ मार्केट का रिटर्न जो है, जो बेंचमार्क का रिटर्न है 15% है, माइनस 5% जो आपका रिस्क फ्री है। सो ये 10% हो गया। सो 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 दैट इज 0.15 विच इज 15%। सो आपका बीटा रिटर्न आ गया। अल्फा रिटर्न क्या है? एक्चुअल रिटर्न जो आया है उससे हम रिक्वायर्ड रेट, ये टोटल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड रिटर्न। सो एक्चुअल रिटर्न जो है उससे रिक्वायर्ड रिटर्न को माइनस करेंगे, उसको माइनस करेंगे तो अल्फा रिटर्न बोलते हैं उसको। तो ये हमारे पास बीटा रिटर्न आया 15%। इसमें आर एफ रिस्क फ्री रेट प्लस कर देंगे, तो पॉइंट 0.15 में प्लस 0.05, 15% में 5% ऐड कर देंगे। सो 0.20 आ गया, दैट इज 20%। अल्फा रिटर्न क्या हुआ? 25% जो पोर्टफोलियो का रिटर्न आया माइनस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, बचा कितना? 5%, दैट इज अल्फा रिटर्न, जिसको जेनसन अल्फा भी बोलते हैं। ओके, दो तरह के अल्फा यूज होते हैं मार्केट में। एक तो आपका सीधे सीधे आप पोर्टफोलियो का रिटर्न बेंचमार्क से माइनस कर सकते हो, उसको भी अल्फा बोलते हैं, तो उसको जेनसन अल्फा नहीं बोलते। इस तरह से जो कैलकुलेट होता है रिटर्न, उसको जेनसन अल्फा। ओके, तो अल्फा इज एक्चुअली आपने मार्केट रिस्क, नॉन मार्केट रिस्क जो लिया है उसकी वजह से आपका रिटर्न जनरेट हुआ है, उसको आप एक्चुअली अल्फा बोलते हैं। क्योंकि मार्केट का रिस्क लोगे तो आपको मार्केट के जैसा रिटर्न आएगा, मार्केट से ज्यादा रिस्क लोगे आप तो आपको ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। ये सिंपल है। अल्फा मतलब आपका नॉन मार्केट रिस्क लिया तो अल्फा जनरेट होता है, और अगर सिर्फ मार्केट रिस्क लिया तो बीटा बीटा रिटर्न जनरेट। नाउ बात करते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो में मल्टीपल सिक्योरिटीज है, उनका जो वेट दिया हुआ है वेटेड एवरेज कर देंगे तो सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 4 सिक्योरिटीज हैं जिसका अलग अलग रिटर्न है, और सिक्योरिटी में 30% पैसा लगा रखा है, बी में 20%, सी में 20% और डी में 30%। तो जो वेटेड इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न से मिलते 30% पैसा लगाया है, तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 प्लस 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.20, सो वेटेड एवरेज कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो रिटर्न। सो वेट के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। अब रिस्क की बात करते हैं। दो तरह की रिस्क, एक तो मेजर रिस्क, अभी हमने रिस्क की बात करी, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क क्या है? जनरली अगर आपका लॉस हो गया, डैमेज हो गया, हार्म हो गया, अगर मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न से वेरिएशन है, वो भी रिस्क है, उसको बोलते हैं टोटल रिस्क। देयर आर वेरियस मेजर्स जो यूज होते हैं। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, सेमी वेरिएंस, सेमी स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो वेरिएंस को अगर आप स्क्वायर रूट कर देते हो तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है। तो सेमी वेरिएंस मतलब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि वेरिएबल वेरिएशन तो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा 10% एक्सपेक्टेड है, उससे नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, लेकिन जो ऊपर आ रहा है मुझे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये देखना है कि नीचे जो डाउन साइड रिस्क है वो कितना है, उसको डाउन साइड रिस्क बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न से नीचे कितना वेरिएशन, शार्प रेशियो, विल टॉक अबाउट ऑल दिस रेशियोज। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कर रहा है?
आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है रिटर्न की एक पर्टिकुलर रेंज में रहने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वेरियांस, हम वेरियांस के फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, वेरियांस को स्क्वायर रूट कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। ओके, सो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली टोटल रिस्क कैलकुलेट करता है, सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो टोटल रिस्क कैलकुलेट होता है जिसमें सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों कैलकुलेट होते हैं। जो सेमी वेरिएंस या सेमी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सिर्फ डाउन साइड रिस्क को कैलकुलेट करता है, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न से नीचे जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो उसी की वेरिएशन को कैलकुलेट करता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रिटर्न्स का, ओके, सो लेट्स से ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, व्हाट डज इट टॉक अबाउट, ये जो जीरो वैल्यू है ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो आपके रिटर्न इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न से, और मेजरली जो आपके रिटर्न्स आ रहे हैं वो इस पर्टिकुलर जो ब्लू कलर का है ना, इसके अंदर ये डेटा आया हुआ है कि क्या क्या रिटर्न्स है। तो आपके नीचे देखो आप, यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का नोटेशन सिग्मा होता है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो माइनस नेगेटिव स्टैंडर्ड डिविएशन, प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 68% प्रोबेबिलिटी है कि जो रिटर्न्स है वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर रहेंगे। आई विल रिपीट इट अगेन, देयर इज 68% प्रोबेबिलिटी, अप्रॉक्स 68% प्रोबेबिलिटी है कि जो वेरिएशन है रिटर्न का एक्सपेक्टेड से वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर रहेगा। 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न से वेरिएशन है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर रहेगा, और 99% प्रोबेबिलिटी, अप्रॉक्स 99% प्रोबेबिलिटी है कि जो वेरिएशन है रिटर्न का वो रहा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, आपके पास सिंपल एग्जांपल है, लेट्स से आपके किसी इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड डिविएशन है 3.27% और इसका रिटर्न है उसी टाइम पीरियड में, एक मंथ के टाइम पीरियड में इसका रिटर्न रहा 2%। तो 66% प्रोबेबिलिटी है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप क्या करोगे, रिटर्न में से माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन और प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, सो आपका 2 माइनस 3.27%, वो वाला रेंज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज 2 minus 3.27%, which is minus 1.27%, और 2 plus 3%, that is 5.27. So minus 1.27 से 5.27% का एक रेंज बना, that is 1 स्टैंडर्ड डिविएशन का रेंज। और इन एक महीने की प्रोबेबिलिटी थी, इस एक महीने में 66% चांसेस थे कि ये जो रिटर्न रहा एक महीने के अंदर वो इस रेंज के अंदर रहा। रेंज आया आपका 2 minus 3.27%, which is 1.27%, minus 1.27% to 5.27%. So 2% से माइनस करेंगे वो लोअर साइड आ जाएगी, और 2% पे प्लस कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, एक स्टैंडर्ड डिविएशन, तो अपर साइड आ जाएगी, आपका एक रेंज आ जाएगा। तो सिर्फ ये बता रहा है कि 66% प्रोबेबिलिटी रहेगी एक महीने की, ये रिटर्न इसके बीच में। दूसरा 95% प्रोबेबिलिटी से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप 6.54 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.27 which is 6.54। इसकी लोअर रेंज कैसे निकालेंगे, 2 minus 6.54 which is minus 4.54। तो नीचे का है minus 4.54 और ऊपर का जो रिटर्न है वो 8.54। तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो रिटर्न है वो minus 4.54 और 8.54 के रेंज में रहा, और 99% प्रोबेबिलिटी है अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो 2 minus 9.81 which is minus 7.81, minus 7.81, negative 7.81% return to 11.81% return
99% प्रोबेबिलिटी है कि इस रेंज में रिटर्न रहा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोबेबिलिटी बताता है, तो अगर जितना कम होगा उतना अच्छा है स्टैंडर्ड डिविएशन, उतनी कम वेरिएशन होगी रिटर्न की। आई होप कि समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं बीटा। सो बीटा, एज आई टोल्ड अर्लियर, बीटा से क्या पता चलता है, वो पोर्टफोलियो और बेंचमार्क का रिलेशन बताता है कि जो पोर्टफोलियो है या पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें कितनी सेंसिटिविटी है। जब मार्केट मूव कर रही है तो मेरा पोर्टफोलियो कितना मूव कर रहा है, वो ये बताता है, वो सेंसिटिविटी बताता है। अब मार्केट ज्यादा मूव कर रही है, मेरा पोर्टफोलियो भी ज्यादा, अगर बीटा ज्यादा होगा तो मार्केट ज्यादा मूव करेगी, मेरा पोर्टफोलियो भी ज्यादा, बीटा कम होगा मार्केट कम मूव करेगी, मेरा पोर्टफोलियो भी उससे, अगर मार्केट जैसे 1.2 का बीटा है लेट्स से, तो अगर 1% मार्केट मूव करेगी तो मेरा पोर्टफोलियो 1.2% मूव करेगा, वो सेंसिटिविटी बता रहा है। लेकिन अगर बीटा 1 से नीचे 0.8 है, तो बोलो मार्केट अगर 1% मूव करेगी तो मैं 1% नहीं उससे कम 0.8% मूव करूंगी, ये पोर्टफोलियो 0.8% ही मूव करेगा, तो सेंसिटिविटी बता रहा है। तो बीटा का फॉर्मूला ये होता है, कोवेरिएंस ऑफ योर मार्केट रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिटर्न डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। इसकी कैलकुलेशन करने को नहीं आएगी, कोवेरिएंस और वेरिएंस की, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ आपको पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो पोर्टफोलियो का बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन वेटेड एवरेज नहीं होता है, ओके, लेकिन बीटा वेटेड एवरेज कर सकते हैं पोर्टफोलियो का। सिंपल है, अगर पोर्टफोलियो में स्टॉक ए और स्टॉक बी, दो स्टॉक्स हैं, पहले का बीटा 1.2 है, दूसरे का बीटा 1.1 है, और 60% स्टॉक ए में इन्वेस्टमेंट है, 40% स्टॉक बी में इन्वेस्टमेंट, 60-40 का रेशियो है। तो आप 0.6 मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक ए 1.2 करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 1.16 का बीटा आ जाएगा पोर्टफोलियो का। सो वेटेड एवरेज बीटा निकाल सकते हैं पोर्टफोलियो का, स्टैंडर्ड डिविएशन वेटेड एवरेज नहीं निकाल सकते, उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक के ऊपर बीटा हो गया इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो स्टॉक जो है वो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल है, और एक के 1 नंबर के नीचे हुआ तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क या इंडेक्स से कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो, इट इज अ रिस्क एडजस्टेड रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है कि पर यूनिट ऑफ रिस्क मेरा एक्सेस रिटर्न कितना है, पर यूनिट ऑफ रिस्क, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। ये आपको ये बताता है कि जो भी रिस्क लिया पोर्टफोलियो मैनेजर ने, पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना एक्सेस रिटर्न आया है। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट, इसका फॉर्मूला है रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, सिंपल। अगर एनुअलाइज स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का 6.50 है और रिटर्न 10.50 है और रिस्क फ्री रेट 0.50 है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 10.50% माइनस रिस्क फ्री रेट 5.50% डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन व्हिच इज 6.50%, इज 0.769। ओके, सो पर यूनिट ऑफ रिस्क इतना परसेंटेज पॉइंट, 0.7692 परसेंटेज पॉइंट आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, तो आपके रिस्क फ्री से ज्यादा रिटर्न। अब प्लीज रिमेंबर, इस वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज टोटल रिस्क, राइट, सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक। सो टोटल रिस्क का है, टोटल रिस्क लेने के बाद कितना रिटर्न। इसके अलावा अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को बीटा से रिप्लेस कर दोगे, सिर्फ सिस्टमैटिक पर यूनिट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क आपको कैलकुलेट करना है, तो दैट इज स्ट्रेनर रेशियो। सेम फॉर्मूला में अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह बीटा यूज करोगे तो दैट इज योर स्ट्रेनर रेशियो। अगर बीटा 1 है तो पिछले फॉर्मूले में अगर आप 1 बीटा से कैलकुलेट करोगे तो इसमें 0.05, सो 0.05 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ इट इज रिस्क एडजस्टेड, इसको रिस्क एडजस्टेड। सो अगर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो दोनों ट्रेनर रेशियो रहे, शार्प रेशियो रहे, वो आइडेंटिकल रहेंगे, बिकॉज जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो तो डाइवर्सिफाइड हो गया।
लेकिन अगर कोई डिफरेंस है इन दोनों में, ट्रेनर रेशियो और शार्प रेशियो में, इट इज ओनली बिकॉज कि उसमें डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुई। ओके, तो जो पुअरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं उसमें ट्रेनर रेशियो ज्यादा है। ओके, जो पुअर डाइवर्सिफाइड होते हैं। सॉर्टिनो रेशियो की बात करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ डाउनसाइड रिस्क से एक्सेस रिटर्न कैलकुलेट करना है तो उसमें आप सॉर्टिनो रेशियो यूज करते हैं, जिसमें आपने दोनों रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखे। राइट, ट्रेनर में आपका बीटा था और आपका शार्प में स्टैंडर्ड डिविएशन था डिनोमिनेटर में। इसमें आपका सिर्फ डाउनसाइड रिस्क है। तो सॉर्टिनो रेशियो इज आरपी माइनस आर एफ डिवाइड बाय सेमी स्टैंडर्ड डिविएशन। जो डाउन साइड वाला नेगेटिव साइड का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लेते हैं, उससे डिवाइड करेंगे तो डाउन साइड पर यूनिट ऑफ डाउन साइड रिस्क, रिस्क एडजस्टेड साइड। तो जितना इन तीनों में जितना ज्यादा बेटर होगा नंबर, उतना सुपीरियर परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। देन यू हैव इंफॉर्मेशन रेशियो। इंफॉर्मेशन रेशियो ये बताता है कि जो रिटर्न जनरेट हुआ है, अल्फा जनरेट हुआ है, वो स्किल की वजह से हुआ है कि बाई चांस हो गया, वो इंफॉर्मेशन रेशियो बताता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस योर बेंचमार्क रिटर्न डिवाइड बाय जो इन दोनों का डिफरेंस है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे डिवाइड करते हैं। तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस बेंचमार्क रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस बेंचमार्क रिटर्न, उससे माइनस करेंगे तो ये बताता है कि क्या जो अल्फा जो जनरेट हुआ है वो स्किल से हुआ है या बाई चांस जनरेट हुआ है। तो इसमें आप आरपी माइनस आरबी को एक्चुअली एक्टिव रिटर्न बोलते हैं और इसको एक्टिव रिस्क बोलते हैं। फिर आपका एम स्क्वायर। सो दिस फॉर्मूला it is actually so they Mojali and his granddaughter actually derived this formula, and उन्होंने क्या किया, they adjusted the risk of the portfolio to match risk of the market portfolio, इस तरह से adjust किया। and फर्स्ट जो रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो बना उसका रिटर्न कैलकुलेट करके उसको कंपेयर किया मार्केट रिटर्न से। ओके, जानने के लिए कि जो पोर्टफोलियो है वो ओवर परफॉर्म किया है कि अंडर परफॉर्म किया है। So let us see that. Let's say पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 35% है, बेंचमार्क का रिटर्न जो है वो 28% है, ट्रेजरी बिल का 6% है, स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्टफोलियो का 42% है और स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट पोर्टफोलियो का जो है वो 30% है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें क्या है, पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू मार्केट वॉलेटिलिटी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो लेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो आया आपका 30% divided by standard deviation of portfolio which is 42%. So 30 divided by 42 which is 0.714 in the portfolio. तो ये बता रहा है हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी 0.714 है। तो ट्रेजरी बिल की कितनी होगी, 1 माइनस 0.714 हो जाएगी। बाकी जो बची वो आपकी ट्रेजरी बिल की वॉलेटिलिटी होगी, मतलब रिस्क फ्री की वॉलेटिलिटी होगी। तो 1 माइनस 0.714 0.286। तो कैसे निकालेंगे? आपका जो ये हाइपोथेटिकल पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी है 0.714 मल्टीप्लाइड बाय 0.35 विच इज 35% रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, प्लस ट्रेजरी बिल का जो वॉलेटिलिटी है 0.286 मल्टीप्लाइड बाय ट्रेजरी बिल का रिटर्न 6%। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आया 26.7%। अब इसको कंपेयर किया हमने बेंचमार्क से। अब ये बेंचमार्क से कम है, 26.7 है, बेंचमार्क का तो 28% है। तो ये क्या बोल रहा है, अंडर परफॉर्म किया, जो पोर्टफोलियो है वो अंडर परफॉर्म किया। ऐसे कैलकुलेट करते हैं M12। बस ये M12 ये बताता है कि पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म किया है कि ओवर परफॉर्म किया। ठीक है, सो इसके अलावा ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो अगर रुपी अप्रिशिएट हुआ या वो पर्टिकुलर करेंसी अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुई, उसका भी इम्पैक्ट होता है इन्वेस्टमेंट।
सो लेट्स से एक इंडियन इन्वेस्टर है जिन्होंने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं यूएस इक्विटी में, जब रुपया 70 रुपए था पर यूएस डॉलर, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में 15% रिटर्न आया। ओके, जब रिटर्न आया उसके बाद जिस टाइम पे रिटर्न आया उस टाइम पे डेप्रिशिएट हो गया था डॉलर, मतलब रुपया अप्रिशिएट हो गया था, 70 से 65 हो गया, तो कितना रिटर्न बना? तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है। पहले तो आप ये दिखाइए कि 50 लाख का इन्वेस्टमेंट पहले यूएस डॉलर में आप कन्वर्ट कर दीजिए 70 के हिसाब से। सो 50 लाख डिवाइडेड बाय 70, $71,428.57, कितना डॉलर इन्वेस्टमेंट? उस डॉलर इन्वेस्टमेंट में एक साल का रिटर्न आया 15%, तो वो ऐड कर दिया रिटर्न। टोटल साल के एंड में रिटर्न आए 82,142.86, इतना डॉलर रिटर्न आया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रिटर्न आया 15%, राइट? अगर आप इसको अब रुपी में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज अब तो मुझे वो रुपी में स्पेंड करना है, तो मैं ये डॉलर्स को रुपी में कन्वर्ट करूंगी विद दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट 65। मेरा 53,39,285 है। 50 लाख की इन्वेस्टमेंट में 53,39,285 मेरे को वापस आए, तो मेरा रिटर्न आया 3,39,285। एक्चुअल में रिटर्न तो आया 6.79%, 15% रिटर्न नहीं। आई अंडरस्टैंड कि दिस चैप्टर इज क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि रिस्क और रिटर्न है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 7, 8, 9 और 10 चार चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हाईएस्ट एलोकेशन है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू इट। और एट द एंड सिंपल हम डिस्कशन करते हैं कि जो भी परफॉर्मेंस आई है पोर्टफोलियो में उसका कंपैरिजन होना भी जरूरी है पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए। ओके, सो इसमें कंपैरेटिव बेंचमार्क रहते हैं और उसकी पेयर ग्रुप एनालिसिस होती है और गिब्स के फ्रेमवर्क के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। नाउ बेंचमार्किंग में आपका कौन सा बेंचमार्क सिलेक्ट हुआ है, वो उसके जो कंपोजिशन है पोर्टफोलियो का उसको बेस्ट डिस्क्राइब करना चाहिए। तो मेरा बेंचमार्किंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जो बेंचमार्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पोर्टफोलियो को सही ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, तभी वो बेंचमार्क मेरे लिए प्रॉपर है। ठीक है, बहुत सारी इंडेक्सेस अवेलेबल होती है बेंचमार्किंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ब्लू चिप का ही लार्ज कैप का ही पोर्टफोलियो बनना है तो लार्ज कैप का ही इंडेक्स ले लेंगे, वो बेटर बेंचमार्क रहेगा। स्मॉल कैप का इंडेक्स नहीं ले सकते, तो उसको हम गुड बेंचमार्क लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बेंचमार्क अवेलेबल नहीं होता बेस्ड ऑन जो पोर्टफोलियो है, उस केस में कस्टमाइज बेंचमार्क भी क्रिएट करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। बट उसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है, जो कस्टमाइज बेंचमार्क होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको बार बार री बैलेंस करना है, उसमें भी कॉस्ट लगती है, तो दैट इज हाईली एक्सपेंसिव ऑल्सो कस्टमाइज बेंचमार्क। इसके अलावा एक परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन एनालिसिस होता है जिसमें ये देखा जाता है कि जो रिटर्न जनरेट हुआ है वो कैसे जनरेट हुआ है, व्हाट इज द रीजन, जो रिटर्न जनरेट हुआ है वो किस रीजन की वजह से जनरेट हुआ है, उसका डाइसेक्शन, उसको पोर्टफोलियो एट्रीब्यूशन एनालिसिस बोलते हैं। क्या वो जो रिटर्न जो है वो बेंचमार्क की कंपोजिशन के हिसाब से रिटर्न आया, बेंचमार्क का रिटर्न है, या फिर बेटर रिटर्न या डिफरेंशियल रिटर्न आए, तो उसको आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करते हैं डिफरेंशियल रिटर्न को। बेंचमार्क से कम या ज्यादा जो रिटर्न आया वो क्यों आया, अगर ज्यादा रिटर्न आया वो पोर्टफोलियो मैनेजर की स्किल की वजह से आया, कोई सी रैंडम फैक्टर की वजह से आ गया, उसकी कैलकुलेशन को एट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं। इसमें आपने देखा होगा, चेक करते हैं कि लेट्स से एक पर्टिकुलर सेक्टर में पोर्टफोलियो मैनेजर जो है वो ओवरवेट है, उसी सेक्टर में बेटर रिटर्न है, या किसी सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस है बेंचमार्क में और उसी सेक्टर में पोर्टफोलियो मैनेजर ने अंडरवेट रखा है, तो इट डिस्क्राइब्स कि उनका ज्यादा बेटर रिटर्न आएगा ऑब्वियसली, तो उसका एलोकेशन इम्पैक्ट कैलकुलेट होता है। उसके अलावा देयर इज सिक्योरिटी ऑल्सो कि मेरा एसेट एलोकेशन कैसा है, तो उस कैसी सिक्योरिटीज मैंने सिलेक्ट करी है, उसका एसेट उसका एलोकेशन कैसे किया है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिलेक्शन इंडेक्स।
सो दैट इज पोर्टफोलियो एट्रीब्यूशन एनालिसिस। ये तो हमने बात किया है, लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी का भी डिफरेंशिएशन हो जाता है रिटर्न का। अब बात करते हैं सिंपल हमारा जो परफॉर्मेंस है रिपोर्टिंग, उसमें क्या क्या होती है। तो एक्चुअली जो परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है वो 3 महीने के अंदर होनी चाहिए, 3 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विद इन 3 मंथ्स परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिसमें कंपोजिशन, पोर्टफोलियो, सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट्स, वैल्यू, बोथ कैश बैलेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं पर्टिकुलर टाइम में, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, उनकी परचेज डिटेल्स, बाई एंड सेल डिटेल्स, अगर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इंटरेस्ट के बेसिस पे, डिविडेंड, बोनस, राइट्स के हिसाब से, कोई एक्सपेंस इनकर हुए हैं, कोई रिस्क रिलेटेड है, कोई रिस्क है जो पोर्टफोलियो मैनेजर ने लिया है रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, वो मेंशन होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में कूपन डिफॉल्ट हुआ है, उसकी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए अगर कुछ हुआ है तो, या कोई पर्टिकुलर कमीशन पे हुआ है किसी डिस्ट्रीब्यूटर को फॉर एनी पर्टिकुलर सर्विसेज, दैट हैज टू बी मेंशन। ओके, सो दिस इज परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग ऑफ द इन्वेस्टर। इसके अलावा एक सेक्शन है जिसमें ड्यू डिलिजेंस एंड परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्शन। इसमें ये डिस्कशन है कि इन्वेस्टर को कैसे पोर्टफोलियो मैनेजर सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कौन से पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। सो उसमें क्या क्या करना है, सो ये बताता है कि इन्वेस्टर को क्या क्या ड्यू डिलिजेंस वो कर सकते हैं फॉर सिलेक्टिंग दैट पोर्टफोलियो मैनेजर। तो उसमें वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर की रेपुटेशन की, उनके की पर्सनल्स की, ऑपरेशंस की। इसमें सबसे पहले अपना खुद का एक पॉलिसी स्टेटमेंट इन्वेस्टर ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन दे सकते हैं, और उसको जो बेस्ट जो इम्प्लीमेंट कर सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट कैन बी सिलेक्टेड। और अगर कोई इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स यूज कर सकते हैं। दीज आर ऑल द फैक्टर्स। उनकी जब उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं तो इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, उनकी सिलेक्शन प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, स्टाइल्स, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, व्हाट इज द फीस एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। ये सारी एनालिसिस करके वो इन्वेस्टर पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैनेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। At the end, there is advertisement guideline also, ना सिर्फ रिटर्न्स कैलकुलेशन और भी गिब्स की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो फर्म्स गिब्स की कंप्लायंस को फॉलो करती हैं, इट इज मैंडेटरी दैट एडवर्टाइजमेंट जो है रिटर्न का वो भी एज पर गिब्स होना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट में उस फर्म की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी को प्रेजेंटेशन चाहिए जो गिब्स रिक्वायरमेंट को कंपाइल करती है, वो सारी कहाँ से मिलेगी उस कंपोजिट के लिए, उसका कंप्लायंस स्टेटमेंट होना चाहिए गिब्स एडवर्टाइजिंग का, जो स्ट्रैटेजी एडवर्टाइज हुई है उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पीरियड टू डेट कंपोजिट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स होने चाहिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न, अगर 5 साल से कम है तो सिंस इंसेप्शन भी होना चाहिए। सो ये आपके पॉइंट टू पॉइंट एंड ऑफ पीरियड रिटर्न्स है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, 1 साल, 3 साल, 5 साल सिंस इंसेप्शन रिटर्न। 5 साल नहीं हुए हैं किसी प्रोडक्ट को तो 5 साल सिंस इंसेप्शन भी मेंशन होना चाहिए। जो परफॉर्मेंस है वो ग्रॉस है या नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से वो मेंशन होना चाहिए। जो बेंचमार्क है उसका टोटल रिटर्न उस सेम पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए आपने पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट किया है, वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। और जो बेंचमार्क है उसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोज होना चाहिए, और कोई जिस करेंसी में कैलकुलेट किया है वो करेंसी डिस्क्लोज होनी चाहिए। अगर कोई पोर्टफोलियो 1 जनवरी 2000 के पहले उसका कैलकुलेशन हो रहा है तो उसकी नॉन कंप्लायंट अगर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो भी मेंशन डिस्क्लोज होना चाहिए। So these are your advertisement guidelines for this. So that's it from my side for these 2 chapters. I know this is too much calculation, लेकिन आपका एक सिंपल अगर आपको फॉर्मूला रेडी है तो इट्स इजियर टू कैलकुलेट।